नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग कलर रेवोल्यूशंस के ऊपर चर्चा करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि यह कलर रेवोल्यूशंस है क्या और आखिर चीन के राष्ट्रपति ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान इस टर्म का उपयोग क्यों किया है और अगर उपयोग किया है चीन ने तो चीन इस कलर रेवोल्यूशन से इतना घबराता क्यों है। तो हुआ यहाँ पर बेसिकली क्या है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब एससीओ शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने न केवल सदस्य राष्ट्रों को यह चेतावनी दी है कि उन्हें इस प्रकार के कलर रेवोल्यूशन से बचना चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार के जो कलर रेवोल्यूशन है अब इसे रोका जाना चाहिए। तो हम लोग आज के इस सेशन में इसी रंगीन क्रांति या कलर रेवोल्यूशंस के ऊपर चर्चा करेंगे तथा इसके प्रमुख उदाहरणों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह कलर रेवोल्यूशंस है क्या और चीन आखिर इन क्रांतियों से इतना भयभीत क्यों होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कलर रेवोल्यूशन है क्या। तो कलर रेवोल्यूशन वस्तुतः विद्रोहों का एक सिलसिला है जो पूर्व कम्युनिस्ट देशों में हुआ है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ईस्टर्न यूरोप में विशेषकर वैसे देश जो कि सोवियत संघ का पूर्व में हिस्सा थे और 1990 के पश्चात यहाँ स्वतंत्रता इन्होंने प्राप्त की और उसके बाद यहाँ पर विभिन्न शासक सत्तासीन होते हुए दिखाई देते हैं। तो 1990 के पश्चात इन देशों में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां संपन्न होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख था यूक्रेन। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन वर्तमान समय में रूस के साथ में युद्ध कर रहा है और इस प्रकार का जो विद्रोह हुआ था पूर्व सोवियत राष्ट्रों में उसमें यूक्रेन प्रमुख है। तो यहाँ पर हुआ क्या, इन देशों में सत्ता परिवर्तन को लेकर के विशेष रूप से रिजीम चेंज को लेकर के, इसके पश्चात है कि फ्री इलेक्शन को लेकर, और जो वहां पर काफी समय से यानी आप यूं कह ले कि जब 1990 में ये सारे राष्ट्र स्वतंत्र हुए तो वहां पर एक ही व्यक्ति सत्ता में बने हुए थे और वो काफी लंबे समय से उन देशों में सत्ता का संचालन कर रहे थे। तो एक प्रकार से इन देशों में तानाशाही व्यवस्था चल रही थी। तो इन्हीं सत्ता परिवर्तन को लेकर के इन देशों में विद्रोह प्रारंभ होता है और यह विद्रोह जब प्रारंभ हुआ तो न केवल यह पूर्वी यूरोपीय देशों अपितु मिडिल ईस्ट के देशों और एशिया के साथ साथ अफ्रीका के विभिन्न देशों में भी यह विद्रोह फैलता हुआ हमें दिखाई देता है। अब इस प्रकार के विद्रोहों में जो प्रदर्शन करता थे या जो विद्रोही थे वो एक विशेष रंग के कपड़ों या फिर झंडों का प्रयोग करते थे। जैसा हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन में ऑरेंज क्रांति हुई थी या जिसे हम लोग ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं। तो वहां पर यूक्रेन में जब यह ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ तो जितने भी प्रदर्शनकारी और विद्रोही थे वे सारे के सारे या तो ऑरेंज कलर के कपड़े या ऑरेंज कलर के जो भी उनके तौलिए वगैरह का लीजिए या टोपी का लीजिए, कैप्स का लीजिए या झंडों का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन झंडों के रंगों के कारण या इन कपड़ों के रंगों के कारण ही इसे स्पेसिफिक कलर के नाम से कलर रेवोल्यूशन कहा गया। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो जैस्मिन रेवोल्यूशन जो था वह ट्यूनीशिया में हुआ था और जैस्मिन जो है ट्यूनीशिया का राष्ट्रीय पुष्प है। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो इस प्रकार के जो भी विद्रोह थे, जैसा मैंने पूर्व में ही बताया कि सारे के सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन देश थे वहां हुए, इसके अतिरिक्त अफ्रीका में होते हुए दिखाई देते हैं और मिडिल ईस्ट के देशों में यह होता हुआ विद्रोह हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता थी ये एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति द्वारा सत्ता का संचालन किया जा रहा था। अब यदि हम लोग देखें सबसे पहले ऑरेंज रिवॉल्यूशन को, तो यह रिवॉल्यूशन मूल रूप से यूक्रेन में नवंबर 2004 से जनवरी 2005 के मध्य यह चला था। अब यह विद्रोह यहाँ पर बेसिकली हुआ क्यों, तो हुआ कुछ इस तरह से कि 2004 में वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। तो जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, ध्यान रखिएगा विक्टर यानुकोविच वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ये फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। इनके विद्रोही जो कि विक्टर यूशुचेंको थे
इन्होंने इन चुनाव में इनके द्वारा धांधली का आरोप लगाया। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि विक्टर यानुकोविच जो है उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था, वहीं विक्टर यूशुचेंको को पश्चिम के देशों और अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अब यहाँ हुआ क्या कि जब इलेक्शन समाप्त हुए तो इसके पश्चात यानुकोविच को विजेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के द्वारा इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इन्होंने चुनाव में धांधली की है। इसके पश्चात बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होते हैं और इन प्रोटेस्ट में जो प्रदर्शनकर्ता थे वो ऑरेंज कलर के कपड़े या झंडे लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे संपूर्ण देश में, इसलिए इसे ऑरेंज रेवोल्यूशन कहा गया। अब इसके पश्चात जब विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ गया तो यूक्रेन के सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उन्होंने पुनर्मतदान की इजाजत दे दी। इसके पश्चात यूशुचेंको जो थे, विक्टर यूशुचेंको, जो कि पश्चिमी समर्थक उम्मीदवार थे, वो विजेता घोषित होते हैं और वहां पर यह मूवमेंट समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात है ट्यूलिप रिवॉल्यूशन। ट्यूलिप रिवॉल्यूशन जो था वह किर्गिस्तान का पहला रिवॉल्यूशन था और यह रिवॉल्यूशन जो था वहां के राष्ट्रपति अस्कर अकायेव के विरुद्ध संपन्न होता है। 2005 में हुआ कुछ यूं वहां पर कि वहां पर संसदीय चुनाव करवाए जाते हैं फरवरी 2005 में, जिसमें अस्कर अकायेव के जो फैमिली मेंबर्स थे और उनके जो सहयोगी थे वो विजेता घोषित किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो यूरोप की विभिन्न संस्थाएं थी, जैसे OSCE एक संस्था थी, उन्होंने यह क्लेम किया कि इस इलेक्शन में काफी ज्यादा फ्रॉड हुई है, धांधली हुई है और धांधली के सहारे ही संसदीय चुनावों में अस्कर अकायेव के जो सहयोगी और इनके जो पारिवारिक सदस्य हैं उन्हें जीतने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके पश्चात जो है किर्गिस्तान में ट्यूलिप रिवॉल्यूशन प्रारंभ होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब 1990 ईस्वी में किर्गिस्तान सोवियत संघ से अलग राष्ट्र बना था, अलग होकर, तो उस समय से अस्कर अकायेव वहां के राष्ट्रपति बने हुए थे और इन पर विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार हो या फिर इलेक्शन में धांधली का मामला हो या नागरिक स्वतंत्रता की बात हो, इन सारे का उल्लंघन करता माना गया था। इसके पश्चात हुआ क्या कि जो भी इनके विपक्षी थे उन्होंने राजधानी बिश्केक के पार्लियामेंट बिल्डिंग को घेर लिया और घेरने के उपरांत इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक अन्य तथ्य है कि अस्कर अकायेव जो थे ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफी नजदीकी माने जाते थे। अंत में इन्हें गद्दी छोड़नी पड़ती है और ये अपने परिवार के साथ में किर्गिस्तान छोड़ करके रसिया में जाकर के सेटल हो जाते हैं और वहीं से वो इस्तीफा भेज देते हैं। अंत में यह जो क्रांति थी यह भी समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण जो आंदोलन था वह था जैस्मिन रिवॉल्यूशन और यह दिसंबर 2010 से लेकर के जनवरी 2011 में ट्यूनीशिया में चला था। ध्यान रखिएगा, यह ट्यूनीशिया में हुआ था और जैस्मिन रिवॉल्यूशन जो था ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जैनुल आबिदीन बेन अली के विरुद्ध यह आंदोलन चला था। ट्यूनीशिया का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह जैस्मिन है और वहां के राष्ट्रीय पुष्प के नाम से ही इसे जैस्मिन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। मूल रूप से यह जो आंदोलन था यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम जो था, जो कि लोगों को वहां राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, उसके विरोध में यह जैस्मिन क्रांति ट्यूनीशिया में संपन्न होती है। इस विद्रोह के पश्चात आबिदीन बेन अली को अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है और जनवरी 2011 में बेन अली ट्यूनीशिया की सत्ता को छोड़ देते हैं। इस क्रांति के कारण अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में विभिन्न प्रकार के विद्रोह प्रारंभ होता है और इसके पश्चात ही हम लोग देखते हैं कि एक अरब स्प्रिंग की जो लहर है ये अरब वर्ल्ड और अफ्रीका में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ यदि हम लोग मैप के अनुसार देखें तो ट्यूनीशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर जब जैस्मिन क्रांति की शुरुआत होती है तो यह न केवल अफ्रीका में अपितु मिडिल ईस्ट में भी एक अरब स्प्रिंग की शुरुआत करता है और यहाँ भी विभिन्न प्रकार के विद्रोह और प्रदर्शन वहाँ की जो सरकार थी, सत्ता थी, उसके विरोध में प्रारंभ होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इजिप्ट में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, लीबिया में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, सूडान में
भी आपका सत्ता परिवर्तन हुआ। मतलब जो सारे देश थे वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। यहां तक कि हम लोग यह भी देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर चीन के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि पश्चिम के देश अमेरिका जो है इन विद्रोहों को प्रारंभ करता है वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए, तो यह कहीं ना कहीं यह सही होगा। यदि हम लोग देखें लीबिया की बात करें तो वर्तमान समय में लीबिया जो है गृह युद्ध से त्रस्त है। वहीं हम लोग इजिप्ट की बात करें तो उनका आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में कुछ बढ़िया नहीं है। इराक की यदि हम लोग बात करें तो इराक में भी वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। सीरिया के हालात वैसे ही हैं। यमन के हालात भी कोई लुके छुपे हम लोगों से नहीं है। इन सारे देशों में कहीं ना कहीं इन सत्तावादी शक्तियों के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए वो कहीं ना कहीं अगले स्तर के विद्रोहों का हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्रोह आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो उनकी शंका जो है कहीं ना कहीं उसे एक बल मिलता है कि ये जो सारे विद्रोह हैं कहीं ना कहीं पश्चिमी देश और अमेरिका है उनके सहयोग से ये चलाए जाते हैं। अब यहाँ पर है कि चाइना आखिर इतना परेशान क्यों है? तो हुआ वस्तुतः क्या है कि 1997 तक जो हांगकांग था वह ब्रिटेन के द्वारा शासित था, परंतु 97 के पश्चात वन कंट्री टू सिस्टम के समझौते के अनुसार हांगकांग जो था वह चीन को सौंप दिया जाता है। जब 2019 में हांगकांग में एक बिल लाया जाता है जो कि वहां के अपराधियों को मेनलैंड चाइना में प्रत्यर्पण करने की बात करता है। यह जून 2019 में आया था वस्तुतः, और तभी से वहां पर हांगकांग में एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। वहां के जो प्रदर्शनकारी थे वो एक पीला अम्ब्रेला या पीला छाता लेकर के प्रदर्शन करते थे, इसीलिए हांगकांग में जो प्रदर्शन हुए थे उसे येलो अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और जब चीन ने यह देखा कि वहां पर ये जो क्रांतियां या जो विद्रोह और प्रदर्शन हो रहे हैं कहीं न कहीं इसमें कलर रिवॉल्यूशन के विशेषताएं और गुण विद्यमान हैं, तो इस वजह से चीन को काफी डर लगता है। अब यह जो विद्रोह हुआ था बेसिकली ये हुआ था जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए, और वहां के लोगों ने अपने जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसके लिए। उल्लेखनीय तथ्य है कि हांगकांग को जब ब्रिटेन ने चीन को सौंपा था तो वहां हांगकांग में ऑटोनॉमी रखी गई थी, साथ ही साथ वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे बोलने का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई, ये हांगकांग के लोगों को प्राप्त है। लेकिन मेनलैंड चाइना की हम लोग बात करें तो वहां बोलने की आज़ादी नहीं दी गई है, और सरकार के विरुद्ध वहां के नागरिक किसी भी प्रकार का कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। यदि आपने सरकार के विरुद्ध या शी जिनपिंग के विरुद्ध कुछ भी बोला तो यह ध्यान रखिएगा यह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, इसके लिए आपको वहां पर सजा दी जाएगी। चीन का कहना है कि भैया तुम मेरे से जो लेना है ले लो, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखो। इस प्रकार का सिस्टम कुछ हम लोग देखते हैं कि चीन में ये चला आ रहा है। यदि हांगकांग की बात करें तो यहाँ मैप के अनुसार यदि हम लोग हांगकांग को देखें तो ये बिल्कुल मेनलैंड चाइना के नीचे एक छोटा सा टापू है जो कि ब्रिटेन के द्वारा शासित था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। 97 में ब्रिटेन ने इसे चाइना को सौंप दिया था। अब यदि हम लोग बात करें कि वर्तमान में जो एससीओ समिट के दौरान इस प्रकार की बात हुई कि कलर रेवोल्यूशन की, तो रसिया और चाइना दोनों ने इसका क्रिटिसिज्म किया है कि भैया यह जो विद्रोह है या जो रंगीन क्रांतियां हो रही है विभिन्न देशों में, यह मूल रूप से उनकी सत्ता को अस्थिर करने का विदेशी प्रयास है, विशेष करके यूरोपीय देशों और अमेरिका का यह प्रयास है। और अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं पश्चिम के देश, वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इन सारे रिजिम्स को जो सत्ता को जो है ये उखाड़ कर फेंक देते हैं और अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको वो बनाए रखते हैं। तो आज का जो सेशन था कलर रेवोल्यूशन के ऊपर में यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है आसानी से समझ में आ गई होगी, और यदि आप कोई सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न या जानकारी या किसी प्रकार का विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।